वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। मेरा नाम है शुभम वाशने और आज हम इंडियन पॉलिटी क्रैश कोर्स के लेसन 2 पर आ रहे हैं, लेक्चर 2 पर आ रहे हैं और हमारे लेक्चर का नाम है ओरिजिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग क्राउन रूल 1858 से 1947। ये आपको मदद करेगा सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और एफकेट में। अब चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्राउन रूल आगे। क्राउन रूल कब आ गया? 1858 में आ गया। 1858 में कैसे आया? देखिए, सिपाही म्यूटिनी हुई जो कि मंगल पांडे उसमें एक प्रोमिनेंट नेम थे। ठीक है, अब सिपाही म्यूटिनी क्या होती है? मतलब म्यूटिनी मतलब धोखाधड़ी, धोखाधड़ी सिपाही मतलब सिपाहियों की। ठीक है, उनके लिए, अंग्रेजों के लिए था सिपाही म्यूटिनी, हमारे लिए क्या था? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो कि 1857 में हुई। इसके बाद क्राउन को समझ में आया कि अब हमें अपने अंडर रूल लेना है। पहले किसके अंडर रूल था? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर। अब इसके बाद रूल किसके अंदर आ जाएगा? तो क्राउन के अंदर, मतलब क्वीन के अंदर। ठीक है, अब इसमें उन्होंने कहा कि हमें गवर्नमेंट के सारे काम, टेरिटरीज और रेवेन्यू सब हमें ब्रिटिश क्राउन के अंदर चाहिए। और इसके बाद हमसे ये उन्होंने ये कहा कि अब कुछ चेंजेस लाने के वक्त टाइम आ गया है, जिसमें अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं होगा, वाइसरॉय ऑफ इंडिया होगा। अब चलिए आपके लिए एक सवाल। इंडिया का जो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल है उसका नाम है लॉर्ड हेस्टिंग, और जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया है उनका नाम है लॉर्ड कैनिंग। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो पहले थे उनका नाम क्या है, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देखिए, फर्स्ट वाइसरॉय जो हुए उनको डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि वो ब्रिटिश क्राउन के आएंगे। मतलब अब देखिए, जैसे हमारे हिंदुस्तान में क्या होता है, पहले प्रेसिडेंट होता है, फिर प्राइम मिनिस्टर होता है। इन क्या कह रहे हैं कि पहले क्राउन होगा, मतलब क्वीन होगी, और उसके अंदर वाइसरॉय होंगे। इतनी आपको हायरार्की समझ में आ गई? चलिए, इतना आप याद रखिए, आगे की हायरार्की हम बाद में बात करेंगे। अच्छा, जो डबल गवर्नमेंट का सिस्टम था, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिनकी हमने बात की थी कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंदर दो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, एक को कॉमर्शियल मिल लिया, एक को पॉलिटिकल। तो अब आपको बताना है किसको कॉमर्शियल मिली है और किसको पॉलिटिकल मिली है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए सवाल का जवाब भी। अभी आपके पास 2 सवाल हो गए। अब एक नई चीज करी, न्यू ऑफिस, जिसका नाम है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया। अब इसका काम क्या है? देखिए, सेक्रेटरी स्टेट फॉर इंडिया, सबसे पहले जानिए कि ये होता क्या है, करता क्या है और ये कहां से आया। देखिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट में ही उन्होंने एक बात समझी कि इंडिया में करप्शन बहुत कर रहे हैं ब्रिटिश ऑफिसर्स, उनकी देखरेख, और ये सिपाही मीटिंग जैसी चीज दोबारा ना हो और उनपे एक रिपोर्ट बनाई जा सके, उसके लिए हमें एक अपना बंदा चाहिए। तो उन्होंने अपनी पार्लियामेंट से एक बंदा भेजा जिसको उन्होंने कहा सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, जब ये सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हो गया तो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ने सेक्रेटरी ऑफ इंडिया यहां पर किसके अंदर, किसके लिए काम करता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, बट वो वाइसरॉय के अंदर आता था। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया वाइसरॉय के अंदर आता था। ठीक, अब इसके अंदर आती थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में तब कितने मेंबर थे? एग्जीक्यूटिव काउंसिल में थे 4 मेंबर। ठीक, पहले आगे क्राउन, वाइसरॉय, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल उसके अंदर, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल डायरेक्ट रिपोर्ट किससे करती थी? वाइसरॉय के लिए। मतलब ये मॉनिटर करता था सिर्फ कि काम कैसे चल रहा है सब। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब ये बात मैंने आपको बताई दी, अब हम आगे चलते हैं। आगे में है हमारे पास, अब आता है पहला एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। 1861 में क्या क्या होगा, उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे पास अभी 3 एक्ट और 2 एक्ट और आएंगे, 1892 एंड 1909। अब 61 में क्या हुआ? देखिए, अब समझ में आने लगा ब्रिटिश को कि कम से कम हमें दिखावे के लिए तो ऐसा करना ही पड़ेगा कि हम हिंदुस्तानी के साथ हैं, हिंदुस्तानी के फेवर में सोच रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जो ब्रिटिश के रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बाय एसोसिएशन ऑफ इंडियंस, मतलब उनका ना, मतलब नॉन ऑफिशियल मेंबर्स रिप्रेजेंटेशन करना शुरू कर दिया। कहां कहां? देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक नॉन ऑफिशियल मेंबर बुलाया। मतलब सारे नियम वो बनाएंगे, सारे नियम वो बनाएंगे, सारे जो फैसले लेंगे हिंदुस्तान के लिए वो अंग्रेजी लेंगे, बट वहां पर एक नॉन ऑफिशियल मेंबर, मतलब उनको बोलने की इजाजत नहीं है, वो वहां बस बैठे रहेंगे और सुनते रहेंगे। अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल होती क्या है? लेजिस्लेटिव काउंसिल समझ लीजिए पार्लियामेंट। ठीक है, मतलब जो ब्रिटिश ने पार्लियामेंट बनाई थी इंडिया के लिए, उसमें सारे जो नियम है वो हिंदुस्तानी लेंगे अपने लिए, सॉरी अंग्रेज लेंगे उनके लिए। सिर्फ हिंदुस्तानी आके साइड में देखेंगे कि उनके लिए नियम लिए के जा रहे हैं। इसमें जो सबसे पहले जो इंडियंस नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उनका नाम था राजा ऑफ बनारस, आपको पता होना चाहिए, महाराजा पटियाला एंड सर दिनकर राव। ये 3 आपको पता होने ही चाहिए। अब इसके बाद क्या हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन करने लगे, किस चीज की? पावर्स की, लेजिस्लेटिव पावर की। देखिए, गवर्नमेंट, जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे
तो क्या हुआ कि बॉम्बे मद्रास से पावर ले ली गई कानून बनाने की, बट अब जब वायसरॉय दोबारा आ गए 1861 में, तो वहां पर उनसे पावर वापस दे दी गई, चलो तुम अपना कानून खुद बनाओ अब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा भी है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में मद्रास बॉम्बे को पावर दी गई थी कि आप अपना कानून खुद बनाओ, और अब देखो पर 1833 चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में ये वापस ले ली गई थी, ठीक है। अब वापस 1861 में वापस आ गई, ठीक। सीक्वेंस क्या बनी क्रॉनिकल ऑर्डर्स में, तो ये 1773, 1883, 1833 एंड 1861, ठीक है। दी, ली, फिर दी, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ, नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी। देखिए एक बनी बंगाल में, एक बनी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, और तीसरी बनी पंजाब में। ये इनके फॉर्मेशन ऑफ द प्रोविंसेस है। अब देखिए इसमें क्या हुआ, रिकॉग्नाइजेशन मिला पोर्टफोलियो ऑफ सिस्टम में। अब इस पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब क्या है, देखिए पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब ये है कि जैसे आप समझ लीजिए अगर आप कॉलेज या प्रिंसिपल गए हैं, तो प्रिंसिपल के अंदर प्रिंसिपल नहीं है फॉर एग्जांपल, या प्रिंसिपल पे बहुत काम है, तो उसने कहा कि मेरे कुछ सब्जेक्ट ऑफ मैटर ये देखेगा, ये कौन, इसका नाम है पोर्टफोलियो। अच्छा, पोर्टफोलियो आपने शब्द सुना बहुत बार होगा, आपको याद नहीं आ रहा होगा तो मैं याद दिलाता हूँ। जो स्ट्रगलिंग एक्टर होते हैं वो अपना पोर्टफोलियो लेके जाते हैं डायरेक्टर्स के पास कि देखिए हम ये हैं और आप हमें प्लीज इसको देखकर हमारा काम हमें काम पे ले लीजिए, हमें काम दे दीजिए एक्टिंग का। तो वो पोर्टफोलियो क्या होता है, फोटो पोर्टफोलियो। यहाँ पर क्या है, जो गवर्नर वाइसरॉय है उनका पोर्टफोलियो है, मतलब उनके अंदर एक छोटा सा एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, उनको भी वही ताकत है जो वाइसरॉय को है, बट वो वाइसरॉय के एब्सेंस में वो काम करेंगे, ठीक है। चलिए अब आ गया वाइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंस। एक ताकत और है वाइसरॉय के पास कि वो अगर मान लीजिए कोई कानून उनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब पार्लियामेंट नहीं पास कर पा रही है, किसी वजह से नहीं हो रहा है, तो वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है ऑर्डिनेंस, और वो कानून 6 महीने के लिए रहेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला आता है 1892 एक्ट। 1892 एक्ट की खास बात क्या है, इसमें क्या हुआ, लेजिस्लेटिव काउंसिल की फंक्शन ज्यादा बढ़ गई, मतलब अब उसको पावर ऑफ डिस्कसिंग भी दे दिया और बजट एंड एड्रेसिंग भी दे दिया, और वो उनसे सवाल भी पूछ सकते हैं जो उन कानून को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। मतलब अभी तक बजट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे हम बात कर रहे हैं कि हमें क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, हम कहाँ हैं, हमारे कितने पैसे की जरूरत है, ठीक है, हम इसके बारे में बात करें। और पावर हिंदुस्तान में पहले वो अपने आप में बहस नहीं कर सकते थे या सवाल नहीं कर सकते थे किसी से, वो था। पर अभी भी इसमें कई चीजें हैं, जैसे अभी अभी आप करेंगे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं है, मतलब उन्होंने एक बार सवाल कर दिया उसका जवाब दे दिया जाएगा, पर उससे अभी बहस नहीं होगी, मतलब उस पर दोबारा काउंटर जवाब नहीं होगा, इतना मतलब भी बहुत ज्यादा लिबरेशन नहीं थी, ठीक है। बट आप इतना बस मोटा मोटा जान लीजिए कि पहली बार पावर ऑफ डिस्कशन और फाइनेंशियल बजट की जो बात की गई थी वो 1892 में गई थी। अब आगे हम डिटेल में बात करेंगे। अब देखिए एक टाइम आया कि नॉन ऑफिशियल मेंबर लेने हैं, तो नॉन ऑफिशियल मेंबर कई जगह से लेने शुरू कर दिए। देखिए एक तो था बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, दूसरे लिए डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्युनिसिपल कमेटी, यूनिवर्सिटी, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार चैम्बर। अब यहाँ सबसे भी एक नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की छोटी छोटी टीम आने लगी, ठीक है, और वो अपने अकॉर्डिंग ही चुनते थे, जिसके अकॉर्डिंग जिससे उनको पार्लियामेंट चलाने में कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए ये जो एक्ट था उसने लिमिटेड कर दी थी, और लिमिटेड कर दी थी इनडायरेक्ट प्रोविजन ऑफ इलेक्शन, मतलब यहाँ पर इलेक्शन हो रहे थे, मतलब चुनाव हो रहे थे, बट आप ये समझिए कि डायरेक्ट नहीं था, मतलब हिंदुस्तानियों के हाथ में कोई ताकत नहीं थी, बस वो अपने अकॉर्डिंग ही नॉन ऑफिशियल मेंबर अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग जो उनके उनको हिंडर ना प्रोसेस कर रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, उनको चुना जा रहा था। तो आप यहाँ इलेक्शन नहीं कहेंगे, यहाँ पर से अभी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स चुने जा रहे थे। इस बात को याद रखिए, कोई आपसे पूछा जाएगा, कंफ्यूज किया जाएगा। 1892 में इलेक्शन शुरू हुए थे, 1819 में शुरू हुए थे, या 1919 में शुरू हुए थे, तो आपको 1892 से कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यहाँ पर मेंबर तो चुने गए हैं पर उन्होंने अपने मर्जी से ही चुन लिए गए हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं फीचर ऑफ एक्ट ऑफ 1909। देखिए मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, इसका दूसरा नाम है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। जो मॉर्ले हैं वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, और मिंटो हैं वो हमारे वाइसरॉय हैं, ठीक। आपको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया का मतलब पता होगा, मैंने आपको पहले बताया था, नहीं याद आ रहा तो फिर से आप पीछे जाके देख लें। इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब जो 16 मेंबर थे उसका 60 कर दिया, पार्लियामेंट में जहाँ 16 मेंबर बैठते थे अब वहाँ 60 बैठेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दो टाइप की पार्लियामेंट हो गई, एक होती है सेंट्रल में, एक होती है स्टेट में, ठीक है। हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ प्रेजेंट की। अब यहाँ पर एक पार्लियामेंट होती है, एक स्टेट में पार्लियामेंट होती है, ठीक। जो सेंट्रल में पार्लियामेंट थी उसमें मेजोरिटी अब भी अंग्रेजों की थी, और जो स्टेट थी वहां पर मेजोरिटी जो डिसीजन लेने वाली मेजोरिटी है वो तो अब भी उन्हीं की थी, पर जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे वहां पर अब हिंदुस्तानी आ गए थे, ठीक है। मतलब तुम अब ऐसा मान लो
कि अब शो देखने के लिए हिंदुस्तानी ज्यादा हैं, ठीक है, पर उनको कोई ताकत नहीं है वहां पर कोई एक्ट करने के लिए, बस वो एक ऑडियंस की तरफ बैठे हुए हैं सब चुपचाप, ठीक। अब यहाँ पर एक ताकत और आ गई, जो हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन वहां पहुंच गए थे, उनको एक और ये आ गई कि वो आप काउंटर सवाल पूछ सकते हैं। जैसे मतलब क्या काउंटर सवाल का, कि जैसे आप स्कूल में टीचर से कुछ पूछा कि इसका मतलब क्या, उसने आपको कोई जवाब दिया, आपको सेटिस्फेक्शन लगा, आपने फिर पूछ लिया, आपको फिर सेटिस्फेक्शन लगा, फिर आपने पूछ लिया। और यहाँ पर आपने एक बार सवाल ये पूछने की ताकत अब आपको अब मिल रही थी, मतलब 1892 तक आपको ये ताकत नहीं थी, मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप याद रखें कहां पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने की ताकत मिली थी, वो थी 1909 में, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। जो सबसे पहले मेंबर थे वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, सत्येंद्र पाल प्रसाद सिन्हा। मैंने आपको बताया वायसरॉय के अंदर एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल आती थी, ठीक है, उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 मेंबर होते थे। अब उस 4 में से पहला एक मेंबर जो बना वो था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो कि एक हिंदुस्तानी थे, और यही इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, पहले हिंदुस्तानी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर बने उनका नाम है सत्येंद्र पाल सिन्हा, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए इसमें इन्होंने यहाँ पर डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला इस्तेमाल कर दिया। अब इन्होंने कहा कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट कौन देगा? सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब किसको दिया जा रहा है? मुस्लिम को दिया जा रहा है। देखिए हिंदू मुस्लिम की लड़ाई 36 के आंकड़े पे पहुंच गई थी। कभी ऐसा हुआ करता था हिंदू और मुस्लिम भाई बहन की तरह रहते, मतलब भाइयों की तरह रहते थे। इनफैक्ट अगर आप रक्षाबंधन देखें तो रक्षाबंधन स्टार्ट ही वहीं से हुआ कि हिंदू बहनें मुसलमान भाइयों को राखी बांधा करती थी उनकी सुरक्षा के लिए, और अब उन्हीं के बीच में लड़ाई चलवा दी गई कि तू हिंदू को वोट दे, तू मुसलमान को वोट दे, सॉरी हाँ, हिंदू हिंदू को वोट देगा, मुसलमान मुसलमान को वोट देगा, तुम अपनी अपनी कहानी अपनी अपनी तरफ से देखो। और मुसलमान का डिसीजन जो लेगा एक मुसलमान को रिप्रेजेंटेटिव करने वाला लेगा, हिंदू का हिंदू की समस्याओं को हिंदू को जो कहते हैं हिंदुओं में जो कमजोर है वो लेंगे, ठीक है। मतलब हिंदू का रिप्रेजेंटेशन हिंदू करेगा, मुसलमान का मुसलमान करेगा, ठीक। अब लॉर्ड मिंटो में क्या हुआ, उन्हें फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा गया। कम्युनल मतलब कम्युनिटी, कम्युनल मतलब कम्युनिटी, कम्युनिटी का इलेक्टोरेट मतलब उनको डिवाइड करके एक अलग अलग सेपरेट इलेक्शन दे दिया, मुसलमान मुसलमान को, हिंदू हिंदू को, सिख ईसाई को, ठीक। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि सेपरेट इलेक्टोरेट आने और शुरू हो गए, जिसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स से लोग ले गए, यूनिवर्सिटी से ले गए, जमींदार से लिए गए, ठीक। इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हुआ कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म लाया गया, ठीक है। वो भी उसमें मॉन्टेग्यू क्या थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, और चेम्सफोर्ड कौन थे? हमारे लॉर्ड सॉरी वाइसरॉय, ठीक। 1917 में गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव यह है कि ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पांसिबल गवर्नमेंट। अब इसका ये नारा इन्होंने ऐसे लगा दिया जैसे हमारे आज के नेता लगाते हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, या कुछ ऐसी बातें जो ऐसे फ्रेजेस वो यूज करते हैं कि लोगों को लगे कि उनके भलाई के लिए बातें हो रही हैं, जबकि बनाया उनका पोपट ही जा रहा है। अब देखिए इसमें आगे चलते हैं। सबसे पहले सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविजन सब्जेक्ट, यहाँ पर सबसे पहले बात की कि सब्जेक्ट्स अलग करेंगे। सब्जेक्ट्स मतलब इस मान लो रूल बुक, सेंट्रल के रूल अलग होंगे, प्रोविजनल के रूल उनको चलाने के अलग होंगे। अब इसके लिए टू ऑथराइज टू मेक लॉ ऑन द रेस्पेक्टिव लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, अब उनके लिए सब्जेक्ट्स डिवाइड करेंगे। अब पहले हम प्रोविजनल सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। प्रोविजनल सब्जेक्ट्स में हमें बात कराई गई दो चीजों की, एक होगा ट्रांसफर सब्जेक्ट और एक होगा रिजर्व सब्जेक्ट। देखिए अभी तक हमारी देखिए हायरार्की कैसे चली थी। सबसे ऊपर था, पहले मैं यहाँ लिखता हूँ, इंडिया की प्रेजेंट हायरार्की क्या है? प्रेसिडेंट, पीएम, यहाँ पर सीएम और उनके साथ गवर्नर, यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पर है प्रेसिडेंट के साथ है क्राउन इस पोजीशन पे, यहाँ पर आ गए वाइसरॉय, यहाँ पर आ गए हमारे गवर्नर साहब, ठीक है, अपने हिंदुस्तान के जो गवर्नर है। ये वाला गवर्नर का भी रोल अभी क्लियर नहीं हुआ है, तो अभी खाली यहाँ पर सीएम की पोजीशन पे गवर्नर है, ठीक है। अब यहाँ पर फिर वही मिनिस्ट्री और फिर पार्लियामेंट, यहाँ पर भी मिनिस्ट्री और फिर पार्लियामेंट, मिनिस्ट्री पार्लियामेंट, ठीक। अब यहाँ पर वहां आ गए। अब पार्लियामेंट की बात हो रही थी, तो पार्लियामेंट से ये अभी टाइम है कि पार्लियामेंट आने वाला है, मतलब 1919 एक्ट के बाद पार्लियामेंट आएगा। तो अभी इनको क्या दिया, ट्रांसफर सब्जेक्ट्स कर दिए गए हैं, ठीक है। अब इसमें ट्रांसफर सब्जेक्ट में क्या करता कि जो पार्लियामेंट होगा, मतलब जो प्रोविजनल प्रोविनेंस होगा, प्रोविनेंस मतलब जैसे स्टेट हमारी, जैसे यूपी, तमिलनाडु, इनको हम तब प्रोविनेंस कहते थे। यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, बॉम्बे प्रोविंस, मद्रास प्रोविंस, इनको हम स्टेट कहा करते थे तब, मतलब उन स्टेट को हम पहले प्रोविंस कहा करते थे तब, ठीक। अब इस प्रोविनेंस की बात करें तो ये काम कैसे करेंगे? इसमें पहले जो ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट में था, तो गवर्नर, लेजिस्लेटिव काउंसिल और उनके मिनिस्टर एक साथ काम करेंगे उन सब्जेक्ट्स पे जो ट्रांसफर सब्जेक्ट के अंदर है, ठीक है।
तो इनमें 3 की तिकड़ी है, गवर्नर की, मिनिस्टर्स की और लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब पार्लियामेंट की। रिजर्व सब्जेक्ट मतलब कुछ ही ऐसे मैटर्स होते थे जिसमें मिनिस्टर अपनी ताकत का खुद इस्तेमाल कर सकता है, मतलब गवर्नर और मिनिस्टर, इसमें लोकसभा पार्लियामेंट की बात नहीं हुई। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे पार्लियामेंट आ गई है, मैं आपको कह रहा था उसके बाद आएगी, नहीं ये यहीं पर है। ठीक है, मेरे से गलती से निकल गया। तो यहाँ पर गवर्नर के अंदर ही जो पार्लियामेंट है अब वो साथ में काम कर रही है। अब क्या कहते हैं, ड्यूल स्कीम ऑफ गवर्नेंस आई, जिसका हम कहते हैं डेरार्की। डेरार्की में क्या होता है, डेरार्की क्या होता है कि जैसे हमने बात किया, बड़ा एक सिंपल शब्द है। इसमें क्या होता है कि जैसे पहले क्या होता था, सिर्फ खाली राजा होता था, वो सारे कानून बनाता था, सारे अपनी मर्जी से चलाता था। अब नहीं है, अब सेंटर और स्टेट दो चीज डिफाइंड हो गई, उसमें पार्लियामेंट और इनके अलग पार्लियामेंट। ठीक है, सेंटर और स्टेट कुछ चीज में एक साथ काम करेंगे, पार्लियामेंट और स्टेट अपने कुछ नियम बनाएंगे, पार्लियामेंट अपने कुछ नियम बनाएंगे। कुछ चीजों में सेंटर का दखल अंदाज हो सकता है और कई चीजों में नहीं हो सकता, इसे हम कहते हैं डेरार्की। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात, जैसे आज यूपी में बाइकैमरलिज्म है। बाइकैमरलिज्म क्या होता है, बाइकैमरलिज्म क्या होता है कि दो हाउसेस, अपर हाउस लोअर हाउस, मतलब जैसे हमारे सेंटर में राज्यसभा लोकसभा, ऐसे ही बाइकैमरलिज्म जहां जहां जिस जिस स्टेट में जरूरत पड़ी वहां पर दो पार्लियामेंट्स बनाए गए, अपर हाउस और लोअर हाउस करके। अब ये वो समय है डायरेक्ट इलेक्शन का, 1919 में हुआ था। देखिए मैंने आपसे क्या कहा, 1892 में हमने बात की, हट भाई, 1892 में नॉन ऑफिशियल मेंबर लाए जा रहे थे, 1990 में इलेक्शन होके लोग मेंबर आ रहे थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं। 3 of the 6 member of the Viceroy Executive Council member were to be Indian। अब एक नई नई चीज बन गई, जो वाइसरॉय थे उनके उसमें स्पेलिंग गलत है, समझ जाइएगा बस। 6 मेंबर, 4 थे, अब 4 की जगह 6 हो गए। 6 मेंबर में 3 हिंदुस्तानी होंगे और 3 अंग्रेज होंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इसमें क्या हुआ, एक नया ऑफिस बनाया गया हाई कमिश्नर का। ठीक है, कहां पर, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में जब वो बनाया गया, मतलब ब्रिटेन में बनाया गया, तो वहां पर जो हिंदुस्तानी आते थे, जैसे हमारे एम्बेसी होती है ना, कि किसी आप देश में जाओ तो आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको एम्बेसी से जाकर बात करनी है, वो। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, पब्लिक सर्विस कमीशन लाया गया। पब्लिक सर्विस कमीशन क्या होता है, जैसे हमारे जो यूपीएससी एमपीएससी या उत्तर प्रदेश सर्विस कमीशन होती है, वो एग्जाम्स लाए गए। और सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे हमारे यूपीएससी होती है। ठीक है, यहाँ स्टेट के और यहाँ सेंट्रल के आ गए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, प्रोविजनल बजट बनाया गया, सेंट्रल बजट बनाया गया, मतलब दोनों के अलग अलग बजट बनते थे। पहले क्या होता, पूरे इंडिया का एक ही बजट बनता था, मतलब पूरे ब्रिटिश इंडिया का एक ही बजट बनता था। अब प्रोविजनल और सेंट्रल का अलग अलग बजट बनने लगा। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी कमीशन क्या हुआ, स्टैट्यूटरी कमीशन इंक्वायर्ड एंड रिपोर्ट ऑन हिज वर्किंग आफ्टर 10 इयर्स। अब देखिए यहाँ पर क्या बात हुई, एक कमीशन आनी थी 10 साल बाद ये चेक करने की अब तक काम कैसा हो रहा है, पर वो 2 साल पहले ही आ गई। और उस कमीशन का नाम था 7 कमीशन। इसमें 7 लोग थे जो हमारे हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करेंगे। अब हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करेंगे अंग्रेज, जिनका ऐसे कुछ काम नहीं, जहां पर हिंदुस्तान के लिए रहना नहीं उनको, और वही लोग डिफाइन करेंगे। तो इस चीज का जब बायकॉट किया, सभी पार्टीज ने किया। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ, डेरार्की जो सिस्टम था, जो मैंने आपको बताया कि स्टेट में भी पावर होगी और सेंटर में भी पावर होगी, वो खत्म हो गई। इसके बाद प्रपोजल ऑफ कमीशन हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कन्विंस द 3 ग्राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। अब इसके बाद क्या हुआ कि हिंदुस्तानी को खुशी नहीं हुई, जो साइमन ने कहा, तो यहाँ पर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। अब इन 3 राउंड टेबल में आपको कॉन्फ्रेंस को बताना है कब कब हुई और इसमें गांधी जी कब नहीं बैठे। ठीक है, अगला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हुआ 1935 में। इस 1935 एक्ट में क्या हुआ कि एक चीज लेकर आया, कम्युनल अवार्ड्स। कम्युनल अवार्ड, देखिए कम्युनल अवार्ड्स नाम पर ये कोई पुरस्कार नहीं दिया जा रहा है, ये यहाँ पर सिर्फ बेवकूफ बनाया। कम्युनल मतलब कम्युनिटी, और अवार्ड से समझ लीजिए चाकू, नाइफ काटा जा रहा है कम्युनिटी को। इसमें क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे रैमसी मैकडोनल्ड। अब इसमें जो रैमसी मैकडोनल्ड थे, उन्होंने जो कम्युनिटी उनको डिवाइड किया, मुस्लिम, सिख, इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, यूरोपियंस में। ठीक, कि अब इन सबका अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट होगा। अब इसके इलेक्टोरेट होने पे इन्होंने एक और चीज इसमें कर दी कि हिंदुओं में जो जिन्हें हम दलित कहते हैं, उनका भी सेपरेट इलेक्टोरेट होगा। गांधी जी इस बात से कन्विंस नहीं थे, उन्होंने फास्ट अनटू डेथ कर दिए गेड़वाला जेल में। ठीक है, इस बात को अंग्रेजों को उनकी बात माननी पड़ी और उसमें थोड़े चेंजेस ला दिए गए। अब उन्हें कहा कि हिंदुओं के उसमें ही, हिंदुओं के इलेक्टोरेट में ही, उनमें ही एक सेपरेशन होगा, मतलब रिजर्व सेक्शन होगा
दलित कम्युनिटी के लिए, और उस ये बात हुई पूना पैक्ट के अंदर। अब आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वो एक्ट है जहां पर ये बात डिसाइड होती है कि हिंदुस्तानिया जो हिंदुस्तानी है उनका कॉन्स्टिट्यूशन दिखेगा कैसा, अब बनेगा कैसा। ठीक है, इसमें 321 सेक्शन में 10 शेड्यूल्स हुए। इसमें सबसे पहली बात क्या हुई कि ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट एज यूनिट। मतलब फेडरल शब्द का मतलब क्या होता है, फेडरल मतलब एक पूरा देश है, उसमें बहुत सारी स्टेट्स हैं, तो वो स्टेट्स अपना अपना काम करेंगी, बट वो एक देश का पार्ट होंगी। मतलब इंडिया, महाराष्ट्र कोई कंट्री नहीं है, महाराष्ट्र एक स्टेट है, वो किसके अंदर आती है, इंडिया। यूपी एक स्टेट है, वो किसके अंदर आती है, इंडिया। तो मतलब वो एक लैंड मास के अंदर, या मतलब एक यूनिटी के फॉर्म में काम होगी। सभी 29 स्टेट्स को अगर मिला दे तो इंडिया बनता है, खाली एक स्टेट से इंडिया नहीं बनता, इसे हम कहते हैं फेडरल। अब देखिए इसमें क्या हुआ, पावर्स को डिवाइड किया गया। इसमें सबसे पहले क्या हुआ, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्फिडेंट लिस्ट की बात की। फेडरल लिस्ट में बात की कि सेंटर अपने नियम कहां ले सकता है, सेंटर अपने कानून कहां बना सकता है, सेंट्रल की पावर कहां पर है। प्रोविजनल लिस्ट की बात की, प्रोविजनल लिस्ट वो होता था जिसमें स्टेट गवर्नमेंट की पावर है कि वो कहां यूज करती है। जैसे मैं बात करूं, जैसे गुजरात और पाकिस्तान बॉर्डर है, तो जो गुजरात का बॉर्डर है वो सेंट्रल के अंदर आता है कि वहां पर क्या अब नियम लेने हैं, अब क्या यहाँ पर एक्शन लेने की जरूरत है। अब गुजरात का बाकी एरिया जो है बॉर्डर को छोड़ के, वो आता है प्रोविंशियल लिस्ट के अंदर कि यहाँ पर हमको क्या नियम लेने हैं। कॉन्फिडेंट लिस्ट क्या होती है, इसमें सेंट्रल और स्टेट को दोनों एक साथ काम करना होता है, और उनके लिए आगे हमको डिसीजन लेना होता है टुगेदर, जिसमें सेंट्रल और स्टेट की जरूरत होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल प्राइसेस, जीएसटी जब लाया गया तो पेट्रोल प्राइसेस में जरूरत थी कि स्टेट भी सहमत हो, पर स्टेट सहमत नहीं हुई, तो जीएसटी में पेट्रोल कभी आया नहीं। अच्छा, बची कुची जो पावर थी वो सीधे प्राइम मिनिस्टर के अंदर थी, मतलब वाइस रॉय के अंदर। ठीक, अब इसके बाद क्या हुआ, डेरार्की सिस्टम खत्म कर दिया। डेरार्की सिस्टम कौन सा, प्रोविजनल ऑटोनॉमी दी थी ना, ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट, जिसमें अभी हमने इससे जस्ट पहले वाले स्लाइड में बात की थी। ठीक है, 1919 एक्ट से पहले वाले में, जिसमें हम ट्रांसफर और रिजर्व सब्जेक्ट की बात की थी। आप एक बार पीछे करके देख लें, आपको याद और आ जाएगा। ठीक है, उस चीज को यहाँ से हटा दिया, नाम था ट्रांसफर एंड रिजर्व सब्जेक्ट। अब ठीक है, गवर्नर वाज रिक्वायर्ड टू एक्ट ऑन एडवाइस ऑफ मिनिस्टर रिस्पांसिबल टू प्रोविजनल लेजिस्लेचर। ठीक है, जो गवर्नर था, मतलब जैसे स्टेट में सीएम होता है, वैसे ही वो जो गवर्नर था उसको मिनिस्टर की एडवाइस लेनी पड़ती थी कोई भी प्रोविजनल लेजिस्लेचर डिसीजन पे। ठीक है, तब जाके वो चीज आगे पास होती थी। ठीक, देखिए इसमें पास होने का सिस्टम क्या था, सीएम था, सीएम के नीचे लोकसभा थी, लोकसभा से जब कुछ बात पास होती थी तो मिनिस्टर के साथ डिस्कस करके गवर्नर के पास जाती थी। ठीक है, गवर्नर साइन करता था, पर यहाँ पर गवर्नर और सीएम का रोल एक ही बंदा रोल प्ले कर रहा है ब्रिटिश इंडिया में, वो था खुद ही एक गवर्नर। ठीक है, लोकसभा से जो पार्लियामेंट से पास हुई वो गवर्नर साइन करता था खुद ही, और फिर लॉ पास करता था। ठीक है, केम इनटू इफेक्ट इन अच्छा, ये क्या हुआ, ये बात 1937 में की गई और डिसकंटिन्यू कर दी गई 1939 में कि ये प्रोविजनल ऑटोनॉमी नहीं होगी आज के बाद। ठीक है, अडॉप्शन ऑफ डेरार्की एट द सेंटर हो गया। अब देखिए सेंटर में, जो मैंने आपको डेरार्की पहले ही बताई, अब फुल फ्लैश फॉर्म में डेरार्की आ गई थी। मतलब अब सेंटर भी अपना अलग काम करेगी, स्टेट भी अपना काम करेगी, जहां दोनों को जरूरत है वो दोनों एक साथ काम करेगी, जहां जरूरत नहीं है वो अलग अलग काम करेगी। ठीक है, अब जो आप सिस्टम देख रहे हैं ना हिंदुस्तान का, वो ये इस सिस्टम 19 मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया। उसमें क्या था, फेडरल सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व सब्जेक्ट एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट। ठीक है, जो फेडरल के सब्जेक्ट्स थे, मतलब जो फेडरल लिस्ट थी उसके सब्जेक्ट्स में कुछ डिवीजन किया गया कि उनमें हमें काम कैसे करना है, और वो ये थे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है कि अब क्या हुआ कि लेजिस्लेचर बनाई गई कई जगह, मतलब पार्लियामेंट बनाई गई, और बाई कैमर मतलब दो दो हाउसेस बनाए गए कई जगह, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम, यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है, यहाँ पर बाई कैमरा थी, मतलब दो दो पार्लियामेंट, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। ठीक, ये जो प्रिंसिपल था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का वो और आगे बढ़ गया, और वुमेन, लेबर और डिप्रेस क्लास, मतलब दलित के लिए पहले था, उसमें भी उन्होंने कुछ और सेक्शन निकाल दिए और वो और लिया है। ठीक, इसके बाद क्या अबॉलिश हो गया, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, काउंसिल ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इन 1858। ठीक है, ये याद कर लीजिए बस मोटा मोटा, उसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। इसके बाद क्या हुआ, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर जो आरबीआई हम आज देखते हैं वो 1935 के एक्ट में आया। इसके बाद फेडरल, प्रोविंशियल एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होने लगे। मतलब एक समझ लीजिए एक टाइप के एग्जाम अब तीनों एक ही जगह हो रहे थे। ठीक है, जैसे पहले हमारा जेई होता था, आईआईटी जेई। ठीक, अब उसके बाद क्या हुआ, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट व्हिच वाज सेट अप इन 1937। फेडरल कोर्ट मतलब पूरे देश का एक कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट। ठीक, चलिए, इंडियन एक्ट ऑफ 1947।
इंडियन एक्ट ऑफ 1947, ये हमारा फाइनली अब वो समय आ गया जब हमें आज़ादी मिलने वाली थी। यहाँ पे ब्रिटिश पीएम थे क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली को 30 जून 1948 में उन्होंने कह दिया कि हिंदुस्तान को आज़ादी मिल जाएगी। एजिटेशन की वजह से मुस्लिम लीग ने कहा भाई हमारा हक कहाँ है, उन्होंने कहा कौन सा पार्टीशन चाहिए, हमें अपना अपना अलग देश चाहिए। जब उन्होंने अपने अलग देश की बात की तो उन्होंने कहा कि जी ऐसा तो कुछ नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने कहा, वो जिद पे अड़ गए, हमें तो अपना चाहिए। तो वहां पर फिर माउंटबेटन प्लान आया और देश का डिवीजन हो गया। वहां पर ये बात डिसाइड की कि देश का विभाजन होगा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, और इमीडिएट इफेक्ट से इस प्लान को एक्शन में लाया गया इंडियन एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 में। यहाँ पर ब्रिटिश रूल का एंड होता है और डिक्लेयर होती है इंडिपेंडेंस एंड सोवरेनिटी। सोवरेनिटी क्या होती है? सोवरेन क्या होती है कि खुद अपने देश का डिसीजन खुद लेने में, कोई बाहर की ताकत आप पे कोई हुकूमत नहीं चला पाएगी। और अगस्त 15 1947 में ये फाइनली आ गया। अब पार्टीशन ऑफ इंडिया जो हुआ, क्रिएशन हुआ इंडिपेंडेंट डोमिनियन से, मतलब दो देश बन गए, इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक, उसमें क्या हुआ, जो एबॉलिश वाइसरॉय का ऑफिस खत्म कर दिया और उसके जो डोमिनियन था वो सब खत्म हो गया। बस अब एक गवर्नर जनरल रह गया था, वो भी ब्रिटिश किंग ने डिसाइड किया था, वो भी डोमिनियन कैबिनेट के अकॉर्डिंग। डोमिनियन कैबिनेट मतलब देखिए जब देश आजाद हुआ तो कुछ उन्होंने कैबिनेट डिफाइन कर ली कि हम इस पे काम करेंगे, हम इस पे काम करेंगे। मतलब इन सभी लोगों ने, हिंदुस्तानियों ने एक बंदे को चुना अपने दम पे कि ओके कुछ समय के लिए अभी ये रहेंगे इंडिपेंडेंस होने से पहले कि यहाँ पर हमें किसे गवर्नर जनरल बनाना है, वो एक अंग्रेज होगा ब्रिटिश किंग की परमिशन से। अब ब्रिटिश किंग की परमिशन से एक गवर्नर जनरल आ गए। उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जिसमें फ्रेम किया गया और कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया अपने अपने अकॉर्डिंग। मतलब पाकिस्तान अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा था और हिंदुस्तान अपना। अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन चुकी है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक असेंबली। अब हम आगे चलते हैं। फाइनली यहाँ पर एक जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, जो मैंने आपको बताया था ब्रिटिश कैबिनेट से हिंदुस्तान आया था, सिर्फ वो वाइसरॉय के अंदर रहता था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के भी ऊपर रहता था, सिर्फ चेक करता था ब्रिटिश इंडिया काम कैसे कर रहा है। वो यहाँ से उठ के अब हेड बन गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बन गया कॉमनवेल्थ अफेयर्स का। कॉमनवेल्थ अफेयर क्या होता है? कॉमनवेल्थ अफेयर होता है जो कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं ना, उन्हें हम कॉमनवेल्थ अफेयर करते हैं। मतलब जहाँ पर ब्रिटिश इंडिया ने राज किया है उन देशों के ऊपर देखता है कि भाई ये यहाँ पर सब कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। अब तो खाली वो गेम्स कंडक्ट कराते हैं, इससे ज्यादा कुछ काम नहीं है। ठीक है, बस आप याद रखिए वो कब आया। फ्रीडम टू इंडियन स्टेट्स टू आइदर जॉइन इंडिया। ठीक है, अब देखिए हैदराबाद और ये सब आपने नाम सुनेंगे, इन्होंने इनको कहा गया भाई तुम्हें हिंदुस्तान ज्वाइन करना हिंदुस्तान कर लो, पाकिस्तान करना पाकिस्तान कर लो, वरना आप बाहर रह सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक, जब ऐसा हुआ तो कन्विंस करने पे लग गए, जिसमें हमें जम्मू एंड कश्मीर, हैदराबाद और बाकी कई ऐसे स्टेट्स थे, हमें खुद मिल गए और हमें अपनी आज़ादी मिल गई। ठीक, ब्रिटिश मोनार्की अब वीटो पावर खत्म हो चुकी थी और ये राइट अब गवर्नर जनरल के पास थी और उनको भी जवाब देना पड़ता था कि यहाँ पर उन्होंने ऐसा क्यों किया, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं और चुपचाप गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे वो प्रोविजनल गवर्नर के नाम से जाने गए, मतलब नाम के गवर्नर सिर्फ ऊपर बैठे हुए हैं कि हाँ यहाँ पर सब कुछ चल रहा है। ठीक, सून यहाँ पर जो सिविल सर्विस के एग्जाम होते हैं उनको कुछ समय के लिए रोक दिया गया। रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट मतलब जो जहाँ पर है वो वहीं पे रहेगा और वो जो लोग हैं अभी देश की आज़ादी में अपनी पोस्ट कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद कभी सिविल सर्विस की जरूरत होगी तो हम उसे स्टार्ट करा करेंगे। ठीक, यहाँ पर हमारा काम खत्म होता है और हमारे देश को आज़ादी मिल जाती है अगस्त 15 1947 में कानून बनाकर। अब मिडनाइट ऑफ अगस्त 14 को मतलब 14 तारीख को पाकिस्तान और 15 को हिंदुस्तान आज़ाद होता है। इस आज़ादी के साथ पावर हमारे पास फाइनली ट्रांसफर हो जाती है और लॉर्ड माउंटबेटन हमारे देश आज़ाद देश के पहले गवर्नर जनरल थे, ये आपको पता होना चाहिए। और उसके तुरंत बाद ही उन्होंने माउंटबेटन को जवाहरलाल नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बना दिया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो एक 1946 में पार्लियामेंट में मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपना जो पार्लियामेंट है हमने कॉन्स्टिट्यूशन पेश किया और फाइनली 26 जनवरी 1950 तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होकर रेडी हो गया और हम रिपब्लिक नेशन बन गए। ये हमारा होता है लेक्चर का एंड। जय हिंद दोस्तों, और हम मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में जहां पर हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे।